एक बात बता दें, अब यहाँ पर भी प्लानिंग चल रही है, तो बैचेस गड़बड़ है ना, और कोई डर नहीं है। एक्चुअली शिक्षा को बंद नहीं किया गया है, बंद नहीं किया गया, बस ये गाइडलाइन आ गई है कि जैसे शादी ब्याह की गाइडलाइन आई है ना कि 100 बच्चे 150 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं शादी बारात में, तो वही हम लोगों का भी है। कोचिंग की अलग से कोई गाइडलाइन नहीं आती है, बस जो नॉर्मल गाइडलाइन होती है वही कोचिंग की होती है। तो बस इसीलिए बैच को थोड़ा सा दूर करना है, तो दूसरे बैच में शिफ्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो पीसीबी एडमिशंस हुए हैं लास्ट में, उनको R2 बैच दिया जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे पूछने का मतलब वो काम हो ही नहीं पाएगा, तो सीधे से ट्रांसफर किया जाएगा R2 बैच में, जो पीसीबी एडमिशन है उनको स्पेशली। खैर बड़ा ओके, 15-15 मिनट में देखते रहना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा देखो बेटा, तो बिना टाइम को किल करे हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। और गैसेस स्टेट में लॉ सारे हो गए हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई है। तुम लोगों ने मुझसे जो कल क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कल ही उसका वीडियो बना दिया था, लेकिन ये जो मूर्ख चंद है, ये जा रहे हैं जो, इन्होंने वो म्यूट वाली बटन दबा दी, तो वीडियो तो पूरा बन गया लेकिन उसमें आवाज नहीं। तो डलवा दे, सॉल्यूशन तो पड़ा हुआ बेटा, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, सॉल्यूशन तो पड़ा होगा ना, बस आवाज नहीं होगी मेरी उसमें, सॉल्यूशन पूरा होगा। आप देख लीजिए उसको, फिर किसी क्वेश्चन मान लो, अरे बोला चल, अब मान लो हमने 19 सवाल बनाए थे कल, हो सकता है 2-4 सवाल समझ में ना आए, दोबारा पूछ लेना। हो सकता है 19 में 15 सवाल आपको समझ में आ जाए। भाई हमारी आवाज नहीं है, लेकिन फार्मूला तो लिखा हुआ है ना, कैलकुलेशन तो हमने किया हुआ है ना, आवाज बस मेरी नहीं होगी, म्यूट वाली बटन दब गई, वो गड़बड़ हो गया। खैर तो चलो बेटा, बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है पे लोड, ठीक है। देखो जरा बेटा क्या है इसका नाम, व्हाट इज पे लोड। ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट है, फिजिक्स में भी हो सकता है पढ़ा हुआ आपने, लिखेंगे मैक्सिमम मास that can be lifted by a gas filled balloon. Maximum mass that can be lifted by a gas filled balloon. तुम लोगों ने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट बहुत किया है। हम लोग जब गुब्बारे लेकर आते थे तो धागे में छोटा सा ईंट पत्थर बांध के देखते थे कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी किया है कि गुब्बारे को पकड़ के खड़े होकर हम उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे। यस, किसी गैस से भरा जो गुब्बारा है वो अधिकतम कितने मास को लेकर उड़ सकता है, उस मास को कहते हैं पे लोड। समझेंगे समझेंगे, कुछ नहीं। इधर देखो जानते हो ये क्या है, ये क्या है, ये एयर है, जहां तुम लोग सांस ले रहे हो, एयर है। और ये देखो एयर में ये रहा बैलून, ये बैलून है, और बैलून के अंदर कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी है। ठीक, अच्छा अब ये जो बैलून है जो एक गैस से भरा हुआ है, ये बैलून माना m मास के टुकड़े को लेकर हवा में उड़ सकता है, तो दिस m इज कॉल्ड पे लोड। क्लियर? तो फिर से सुन लीजिए, किसी गैस से भरा बैलून जितने मास को लेकर हवा में उड़ सकता है उस मास को कहते हैं पेलोड। लास्ट टू लास्ट ईयर से पढ़ाना चालू किया मैंने इसको,
और मैं इसका पूरा डेरिवेशन बच्चों को कराता था कि नीचे mg लग रहा है, पूरा दिखाता था। जरूरत नहीं है उसकी, सीधे देखिए कितनी स्टाइलिश तरीके से याद करवा रहे हैं। बेटा मास बराबर वॉल्यूम इंटू मास बराबर वॉल्यूम इंटू, क्या करेंगे आप, उधर कर दो, इधर कर दो कहीं पर। हाँ, मास बराबर वॉल्यूम इंटू। अब सुना, अब यहां पर दो चीजें हैं, एक एयर है और एक गैस है। तो दो चीजों की डेंसिटी है, तो हम दोनों चीजों की डेंसिटी का डिफरेंस यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर एक गैस नहीं है, यहां पर दो गैसें हैं, एक इसके अंदर जो गैस भरी है और एक जो एयर है। इसलिए यहां पर इंडिविजुअल डेंसिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिफरेंस इन डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, और इसी मास को कहते हैं पेलोड। और यहां पर V जानते हो क्या, इज द वॉल्यूम ऑफ बैलून। V इज द वॉल्यूम ऑफ बैलून। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में बैलून को स्फेरिकल माना गया है। क्या माना गया, क्या माना गया? और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर क्या होगा, रेडियस ऑफ बैलून। बेटा बोलो क्या होगा, रेडियस ऑफ बैलून। और डेल्टा डी का मतलब क्या, डिफरेंस इन डेंसिटी। हमारे बच्चे जानते हैं डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी, ठीक है। डिफरेंस इन डेंसिटी, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो जाहिर सी बात है, हवा भारी होगी और बैलून के अंदर भरी गैस हल्की होगी, तभी तो बैलून हवा में ऊपर उठेगा। जो भारी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो हल्का है उसकी डेंसिटी कम होगी। याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बड़ी डेंसिटी से छोटी डेंसिटी को माइनस करोगे, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज अबाउट द पेलोड। डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग फिजिक्स, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और एनसीईआरटी में चूंकि ये दिया गया है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डेरिवेशन फिजिक्स में देखिए, ओके। चलिए हटा दो इसको। देखो बड़ा सीधा क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया वो तो बहुत बड़ा हो गया। जानते हो क्या दिया है, उन्होंने रेडियस दी है। अरे दादा, अब रेडियस से वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कैलकुलेशन बहुत बड़ा। फिर उस वॉल्यूम में डिफरेंस इन डेंसिटी से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन बहुत बड़ा। मेरा मानना है अगर पेलोड पर कभी क्वेश्चन आया नीट में, तो मेरे ख्याल से आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, दोनों गैसों की डेंसिटी दी जाएगी और पेलोड आपसे पूछा जाएगा, मेरा जो मानना है। या फिर अगर उन्होंने रेडियस आपको दी तो ऐसी वैल्यू देंगे जिनको काटा पीटी बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। तो ये रहा पेलोड। आगे चलते हैं। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड तीनों लॉ खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ना चाहेंगे। क्या इसको हटा दें? आपने क्वेश्चन लगा लिए 1 to 55। हाँ, पिल जाओ इसी पे, इसी पिल जाओ तुम लोग। 56 था, जो कल काम दिया वो लगा लिया सब लोगों ने, ठीक है। वो म्यूट वाला वीडियो में डलवा दूंगा, उसको देख लेना, कि कोई क्वेश्चन में फर्दर डाउट लगे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। चलिए आज हम लोग उसके आगे की कार्यवाही करेंगे, ठीक है। हटाते हैं इसको। अच्छा, अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और अगला हमारा पॉइंट है डाल्टन्स लॉ। इसी के ऊपर इस साल सवाल आया था नीट 2021 में, पार्शियल प्रेशर, इसी पर आया था ना बेटा, सॉरी 20 में, सॉरी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखिए
कुछ नहीं, 2 कौड़ी का है। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसमें 2 गैसें भरी हैं, गैस ए और गैस बी। गैस ए के मान लीजिए Na मोल है और गैस बी के मान लीजिए Nb मोल्स है। एक कंटेनर है जिसमें 2 गैसें भरी हुई हैं। आपको तो मालूम है गैसियस स्टेट इज द मोस्ट रैंडम स्टेट। गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो ये बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। जब दीवारों से टकराएंगे तो उस पर एक प्रेशर डालेंगे। हाँ, यस, किसी गैस के द्वारा बर्तन की दीवारों पर जो प्रेशर डाला जाता है वही उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। राइट? सबसे पहला पॉइंट प्रेशर, लिखते रहिए साथ में। प्रेशर exerted by a gas ब्रैकेट में due to its random motion ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। तो प्रेशर exerted by a gas on wall of container is called its partial pressure। रैंडम मोशन के कारण किसी गैस के द्वारा बर्तन की दीवार पर जो प्रेशर डाला जाता है हम उसी को इसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यही क्वेश्चन इसी साल पूछा गया था। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इस पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए गैस ए का पार्शियल प्रेशर Pa और गैस बी का पार्शियल प्रेशर Pb है। तो हम कैसे निकालते हैं, सुन लो बेटा। Pa बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर। के लिए सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर। ओके, टोटल प्रेशर हमेशा आपको दिया जाता है। मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे उसके मोल बटे टोटल मोल। यस, उसके मोल बटे टोटल मोल। चूंकि बर्तन में 2 ही गैसें हैं तो टोटल मोल होंगे Na प्लस Nb के बराबर। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वेट से काम चलेगा या मोल से? और मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर तुम्हें वेट दिया जाए तो सबसे पहले उसको मोल में बदलोगे, मोल को मोल फ्रैक्शन में बदलोगे और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा। इसी साल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अच्छा एक बात सुनो बेटा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, टोटल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैंसिल, टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है
जो उनके मोल का रेशियो होता है। सहमत हो या नहीं? पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो उनके मोल का रेशियो होता है। ओके? पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो उनके मोल का रेशियो होता है। सोच के बताइए लिखते लिखते। एक बर्तन में दो गैसें भरी हैं जिनका रेशियो है 2s2 बाई मोल। तो बताइए पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा? 2s2। जो मोल का रेशियो होगा वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? चलिए आइए इसी पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सुनना, हमारी हेडिंग क्या पढ़ी है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो मैंने नहीं पढ़ाया अभी तो मैंने तुम्हें यह सिखाया कि पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं और पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, तो सुन लो पहले फिर लिखवा देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total pressure of a gaseous mixture is equal to summation of partial pressure of each gas. This is called Dalton's law of partial pressure. मतलब Dalton's law के according total pressure is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C and so on. This single line statement is called Dalton's law of partial pressure. ओके? तो आइए एक दूसरा पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट और लिख लो, इसी के नीचे लिखिएगा कंटिन्यू आप। ठीक है? इसी के नीचे लिखिए, लिखो बेटा, लिखो। टोटल प्रेशर, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे लिखो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ ए gaseous mixture is equal to summation of partial pressure of each gas। इसी लॉ को कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड सो ऑन। ओके? चल ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर किसी बर्तन में दो गैसें भरी हैं, तुम्हें टोटल प्रेशर मालूम है और एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम है, तो दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? टोटल प्रेशर में पहली गैस के पार्शियल प्रेशर को माइनस कर देंगे तो दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है? चल हटा, इसको हटाते हैं, एक सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हर साल कराते हैं सवाल ये। इस साल हमने कुछ चेंज नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखो। मैं हर साल अपने क्वेश्चनों की वैरायटी को चेंज कर देता हूं। इस साल क्या चेंज करें? इस बार जोड़ना तो कुछ है ही नहीं, हटाना और है ऊपर से। मेरी सीटें इतनी बढ़िया होती थी, सब सीटों को बर्बाद करना पड़ रहा है इस साल। अब जो एडवांस क्वेश्चन उनको हटाना पड़ रहा है, तीनों एक्सरसाइज को मिलाना पड़ रहा है।
तो इस पर कुछ जोड़ना नहीं है, सिर्फ चीजों को हटाना ही हटाना है। ठीक है, एक सवाल आया, एक बर्तन है जिसमें दो गैसें भरी हैं, SO2 और O2, और दोनों का वेट बराबर है, W ग्राम। ठीक, ओके, दोनों का वेट क्या है, बराबर। सवाल पूछा, अगर कंटेनर का टोटल प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर है तो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बोलो ईच गैस। ये सवाल आया, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे बस इतना बता दो, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल चाहिए, जबकि दिया क्या गया है, वेट। क्या करें, बोला करो। सबसे पहले दोनों गैसों की क्या निकालें, मोल्स। मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सहमत हो कि नहीं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सहमत हो कि नहीं। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना, आइए निकालें। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 बराबर मोल्स ऑफ SO2, बोला करो साथ में, अपॉन बोलो टोटल मोल्स ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर। बताओ सहमत हो कि नहीं, बताइए। फार्मूला लगा दिया मैंने, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, उसके मोल बटे टोटल मोल। के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। W से W कैंसिल, ऊपर आया 1/64, नीचे बोलो, नीचे कितना आएगा, 3/64। 3/64, 64 से 64 कट गया, तो 15 गुणे 1/3, बोले तो 5। 15 गुणे 1/3, बोले तो 5। जल्दी से बताओगे, अगर SO2 का 5 आ गया तो O2 का कितना होगा, ऐसे निकालोगे या 15 में से 5 को माइनस कर दोगे, 15 में से 5 को माइनस कर देंगे। ऐसे निकाल कर अपने समय को क्यों बर्बाद करोगे, जब दो ही गैसें भरी हैं, एक का पार्शियल प्रेशर अगर 5 है तो गारंटी है दूसरे का पार्शियल प्रेशर 10 होगा। एम राइट? तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, दिमाग का यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बराबर टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, 15 माइनस 5 बराबर 10 एटमॉस्फेयर। Am I right dear? ओके, चल ठीक है। अच्छा, एक ऐसा अगला पॉइंट देखेंगे, डाल्टन्स लॉ को लेकर एक पॉइंट लिखिए, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन is based on Dalton's law. Steam distillation is based on Dalton's law। और बेटा तुम लोग स्टीम डिस्टिलेशन हमसे पढ़ोगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बड़ी खुशी होती है हमको, आप YouTube पे सर्च करिएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय विकास पोरवाल, हमने पढ़ाया था। नीट 1 में भी सवाल आया और नीट 2 में भी सवाल आया। इस साल नीट के पेपर 2 बार हुए, मालूम है कि नहीं, मालूम है कि नहीं। तो नीट 1 में भी सवाल आया था नोट से, P² = L², और नीट 2 में भी सवाल आया था नोट से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है वो किस लॉ पर आधारित है, डाल्टन्स लॉ। सीखेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, सिलेंडर का फटना, स्टीम डिस्टिलेशन,
क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉ इज वैलिड only for non-reacting gaseous gases. This law is valid only for non-reacting gases. हाँ, तुम लोगों ने पढ़ा जब बर्तन में दो या दो से अधिक गैसें थीं तो उनका पार्शियल प्रेशर हमने कैसे निकाला? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। सुन लो, ये फार्मूला या ये लॉ तभी तक एप्लीकेबल है जब तक ये दोनों गैसें आपस में रिएक्शन ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर किसी बर्तन में अमोनिया और HCl गैस को भर दिया जाए और तुमसे पूछा जाए, सुनते रहना बे, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, HCl का पार्शियल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है, तो बर्तन का टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर होगा। सही या गलत? गलत। ये सही तब तक था जब तक ये दोनों गैसें रिएक्शन ना करती। अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और NH4Cl बना देते हैं, इसलिए यहां पे डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? जैसे बताओ, एक बर्तन में ये दोनों गैसें भरी हैं, डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बर्तन में ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी है, यहां पे डाल्टन लॉ एप्लीकेबल होगा क्योंकि इनर्ट गैस से किसी से रिएक्शन नहीं करती। मेरे क्लास के छात्र बोलेंगे, एक बर्तन है जिसमें दो गैसें ऑक्सीजन और हीलियम भरी है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर और हीलियम का पार्शियल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है, तो बर्तन का टोटल प्रेशर 5 होगा। सही या गलत? सही या गलत? आप जानते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में, ये एम्स के असर्शन रीजन का सवाल था। खैर, अब एम्स होना नहीं है, वो अलग बात। हमारे बात पे क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, जो गैसें नॉन रिएक्टिंग होती हैं उन्हीं पर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है? बताओ, तुम लोगों ने सुना होगा एल्केन के बारे में। जो एल्केन होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते। तो अगर इथेन का मीथेन के साथ मिक्सचर बनाया जाए तो बताओ डाल्टन लॉ को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। मान लो मीथेन और इथेन का मिक्सचर बनाया जाए तो ये भी डाल्टन लॉ को फॉलो करेगा क्योंकि ये आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है? चलिए, डाल्टन्स लॉ खत्म होता है, रिवीजन का कोई समय नहीं दिया जाएगा, छोटा सा लॉ था, समझ में आ गया। हम लोग बढ़ेंगे अगले लॉ की तरफ, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट, हटाना चाहेंगे इसको, हटा दें। तो डाल्टन्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक गैसें आपस में रिएक्शन ना करें। अगला हमारा लॉ है ग्रेहम्स लॉ ऑफ, चाहे बोलो डिफ्यूजन और चाहे बोलो इफ्यूजन। अच्छे समझना, ये डाल्टन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाल्टन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल आते हैं इसके। देखिए, सबसे पहले मैं अपने छात्रों को एक बेसिक डिफरेंस डिफ्यूजन और इफ्यूजन में बताना चाहता हूं। सुनिएगा, मैंने यहां पर परफ्यूम की बोतल खोली और अपनी बॉडी पर स्प्रे किया, थोड़ी दूर बैठे एक आदमी को भी उसकी खुशबू आई। दिस इज डिफ्यूजन। बोलो क्या? डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस, इसको
कॉल्ड डिफ्यूजन। बात समझ में आ रही? जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाती हैं तो उसे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी है, किसी ने उसमें साइकिल की चाबी बाइक की चाबी उसमें डाली और गैस निकली, तो एक छोटे से छेद से जब गैस निकलती है देन द प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इफ्यूजन है सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर गैस किसी स्मॉल ऑरिफिस से रिस रही है देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इफ्यूजन, और अगर छेद को हटा दिया जाए, गैसें स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो रही हैं, देन द फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। परफ्यूम की बोतल खोली, परफ्यूम बॉडी पे डाला, थोड़ी दूर बैठे एक व्यक्ति को उसकी खुशबू आई, द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। सिलेंडर में बाइक की चाबी डाली और एलपीजी निकल रही है उसके अंदर से, द प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। ओके, तो मैं आज के बाद चाहे डिफ्यूजन बोलूं चाहे इफ्यूजन बोलूं, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, फिर भी मैं एक सेंटेंस आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, तो लिख लो एक सेंटेंस, लिख लो। स्पॉन्टेनियस, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इफ्यूजन के। बैठे बैठे सोचिए, हम बोलना नहीं चाहते, ठीक है, समझ में आ गया है ना? उस फिनोमिना में डिफ्यूजन भी है और इफ्यूजन भी है। शुरुआती फिनोमिना इफ्यूजन है, बाद का डिफ्यूजन है। नहीं समझ पा रहे? हमारे छात्र समझ गए, बहुत होशियार हमारे छात्र हैं और धार्मिक भी बहुत है। आप पर भी डिस्कस मत करो, घर पे जाके सोचना, सहेली से बात करना बताइए। सुनना, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम जो फैल रही है पूरे कमरे में, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वाइल ग्रेजुअल मूवमेंट थ्रू एन ऑरिफिस, बेटा ऑरिफिस बोलो, होल बोलो, हिंदी में बोलो छेद, एक है बात। While gradual movement through an orifice is called effusion। ठीक है, तो आज के बाद मैं डिफ्यूजन बोलूं या इफ्यूजन बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चल अब हम लोग डिफ्यूजन इफ्यूजन को ये गोली मारो। अब बात करते हैं ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है। चलो देखते हैं इसको यहीं पे बंद कर दो, इसका खेल खत्म। ठीक है, इधर देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई गैस भरी है। चलो सामने देखो सब लोग, ठीक, इसमें कोई गैस भरी है। हमने इस कंटेनर में एक छोटा सा होल बना दिया, ठीक, और होल बनाते ही ये गैस जो है इस छेद से बाहर निकलने लगी। पहले एक आवाज में बोलो, डिफ्यूजन या इफ्यूजन? इफ्यूजन इसको कहेंगे। ठीक, अब सुनो, ग्रैहम्स लॉ हमसे क्या कहता है? किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब बाहर निकलने की गति, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन।
ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिमिलरली यहां पर वेलोसिटी को बोल दे रहे हैं रेट और डिस्टेंस को बोल दे रहे हैं वॉल्यूम। व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन? बोलो। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। कोई प्रॉब्लम है? हिंदी बताते हैं। एक सेकंड में किसी गैस का जितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो जाता है उसी को रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। आओ वेलोसिटी को समझते हैं। एक सेकंड में चली गई दूरी को वेलोसिटी कहते हैं। एक सेकंड में डिफ्यूज हुए वॉल्यूम को रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? लिखवा दें? चलिए लिखेंगे, डब्बे के बगल में लिखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, या ऑफ कोर्स इसी को क्या बोल सकते हो? डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ गैस diffused per unit time। per unit time। Rate of diffusion या effusion is defined as volume of gas diffused per unit time। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। क्या मैंने अपने छात्रों को डेफिनेशन से फार्मूला और फार्मूला से डेफिनेशन बनाना सिखाया? जल्दी बताओ। बटे के नीचे जो लिखा होता है उसे क्या मान लेते हैं? वर्ग। डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं? वर्ग। कोई अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, हिंदी में बोलना। रेट ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन बनाओ। एक सेकेंड में किसी गैस का जितना वॉल्यूम डिफ्यूज होता है वही उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। हिंदी में जो सीखता है वही असली सीखता है। हम कितने भी सीबीएसई एसएससी बोर्ड से पढ़ लें, बट हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। हम हिंदी को जितने अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं, आत्मसात ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, सीख सकते हैं, उतने अच्छे से हम किसी भी अन्य भाषा को नहीं सीख सकते। तो जब हम लोग किसी चीज को, बड़ा ध्यान रखना, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूं, हिंदी में समझ लेते हैं तो समझ लेना वो चीज तुम्हारे समझ में आ गई। ये अंग्रेजी किसी काम की नहीं है। कितने लोग अंग्रेज हैं यहाँ पर? अंग्रेज कितने लोग हैं? इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेज? अंग्रेज अच्छा है, कुछ लोग हैं। ये लोग अंग्रेज हैं। पापा होंगे लंदन से, मम्मी होंगे क्या, कोई तो होंगे। बाकी सब लोग देहाती है। हम देहाती हैं, गर्व से बोलो, है ना? हाँ चलिए, कैसे हो? यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अंग्रेजी मीडियम मुझे दूर से दिखाई पड़ते हैं, चमकीले टाइप के होते हैं। हम साले यूपी बोर्ड तो वो भी दूर से दिखाई पड़ते हैं, गिलहरी टाइप के लगते दूर से। ऐसा नहीं है, हम भी है जो चमकीले। चलो आ जाओ, देखते हैं। आ रहे हैं, आज मेरा ही मन कर रहा, आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनना, अब एक बात बताओ और सोचो। एक हल्का आदमी है, एक भारी आदमी है, दोनों की रेस लगवा दें, कौन जीतेगा? हल्का। भारी वाला दौड़ेगा कहाँ? वो तो लुढ़केगा।
दौड़ेगा तो हल्का वाला दौड़ेगा, सीधी सी बात है बेटा। जो हल्का होता है उसका वेलोसिटी ज्यादा। मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूं जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। यस, इसीलिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा भी जाता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। जस्ट मिनट, फिर लिख लेना बे। देख भाई, मैं अपने कॉमन सेंस से ये तो समझ सकता हूं कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जो भारी होगा वो धीमे दौड़ेगा, जो हल्का होगा वो तेज दौड़ेगा। लेकिन ये अंडर रूट कैसे आ गया ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा। एक कॉमन सेंस से हम बस इतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अंडर रूट कैसे आ गया आई कांट एक्सप्लेन। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, अच्छा समझते रहना सब लोग। क्या तुम लोगों को ये मालूम है ये क्या है? नाम बताओ, ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ये तो जन्म से जब से पैदा हुआ कांस्टेंट है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जहां पे मॉलिक्यूलर वेट लिखा है हम वहां पर उसकी डेंसिटी भी लिख सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति है क्या? ये देख बे, ये डब्बे के अंदर जो बंद है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेफिनेशन लिखा है और डब्बे के बाहर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। कब? जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट। डब्बे में इसको ही बंद कर लो और एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, चाय इतनी गंदी लेके आया था। चल ओके बेटा, तो देखिए, अच्छा सही से बताओ, क्या अभी तक तुमने ग्रेहम्स लॉ में कुछ याद किया? नहीं, आगे भी कुछ भी नहीं करना। अब देखो, मैं पूरा ग्रेहम्स लॉ बस यहीं से खत्म करने जा रहा हूं। पेन कॉपी बंद करो और सामने देखो, लिखना कुछ नहीं है। अब सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पेन बंद करिए। बताए तो एक बार सभी लोग मुझे बता दो, रेट ऑफ डिफ्यूजन को डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सहमत हो? अब चलो देखो, पेन बंद कर दो, सबने लिख लिया? देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब तक मैं रब कर रहा हूं, क्या तुम लोगों को मालूम है हम लोगों ने आइडियल गैस, बॉयल, चॉल्स और एमंटन्स में सारे क्वेश्चनों को कैसे किया था? कैसे किया था? आइडियल गैस लिखते थे, जो कांस्टेंट होता उसे काट दो, बची हुई चीज को पकड़कर इक्वेशन बना दो। एम आई राइट? यही डिक्टो काम ग्रेहम्स लॉ के सारे क्वेश्चनों में करते हैं। बड़ी दिक्कत देता पढ़ाने में। सुनना, जैसे तुम सवाल पढ़ोगे, सवाल पढ़ने में तुम्हें इस चीज का एहसास हो जाएगा कि ग्रेहम्स लॉ का ये क्वेश्चन किसको किसको को रिलेट कर रहा है। तुम उन दोनों चीजों को पकड़ोगे और इक्वेशन डेवलप कर दोगे। ठीक, जैसे मान लो, सवाल समझना, पेन कॉपी बंद कर दो, सीधे देखो, कुछ लिखना नहीं है बे। सवाल आया, गैस ए मॉलिक्यूलर वेट Ma, गैस बी मॉलिक्यूलर वेट Mb। गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन
गैस B से 2 गुना है। कहने का मतलब हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन में रिलेशन दिया और गैस के मॉलिक्यूलर वेट को बता दिया, तो तुम्हें इसको और इसको पकड़कर अपनी इक्वेशन बनानी है। सोचिए, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सामने देखो, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M1? बोलो हाँ या ना, समझना, हम समझा रहे हैं। एंड R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M2? बोलो हाँ या ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मेरी एक इक्वेशन ये डेवलप नहीं हो जाएगी? इट इज M2 बाई M1। बोलो हाँ या ना। खत्म खत्म। हमने रेट को पकड़ा और मॉलिक्यूलर वेट को पकड़ा और अपनी एक इक्वेशन डेवलप कर दी। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। देखो बे, R1 M1 के इनवर्सली है, R2 M2 के इनवर्सली है, और दोनों चीजें अंडर रूट के अंदर। सहमत हो कि नहीं? और समझते हैं, और समझते। सवाल आया, 2 गैसें हैं A और B, समझना। 5 सेकंड में गैस A जितनी डिफ्यूज हो रही है, बताइए 5 ही सेकंड में गैस B का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा? समझना। अच्छा, 5 बोल मत बे, 5 सेकंड में ये 200 ml डिफ्यूज हो रही है, और सवाल पूछ रहा है कि 5 ही सेकंड में ये कितने ml डिफ्यूज होगा। मतलब एग्जामिनर ने टाइम को क्या कर दिया? वो वॉल्यूम को वेरी करा रहा है मॉलिक्यूलर वेट के साथ। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? V1 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन, ऐसे बनाई होगी। समझ में आया कि नहीं? वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली है। बोलो हाय या ना। बोलो, इक्वेशन कैसे बनाने समझ में आया? अब तुम बताना मुंह जवानी, खुद सोचना और बताना मुंह जवानी। कोई गैस A है, इसका 500 ml डिफ्यूज होने में 1 घंटा लगता है या T1 समय लगता है, तो गैस B का 500 ml डिफ्यूज होने में कितना समय लगेगा? तो ये बताओ कांस्टेंट क्या हो गया? वॉल्यूम। वेरी क्या हो रहा? तो टाइम को पकड़ो और मॉलिक्यूलर वेट के साथ इक्वेशन बना दो। बताओ क्या बनेगा? T1 बाई T2 इज इक्वल टू M1 बाई M2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज M1 बाई M। बोलो हाँ या ना। इज इट क्लियर? पक्का हो रहा है बेटा? अब अगला तुम लोग बनाओगे, बताना। एक गैस A है, इसका T1 सेकंड में V1 वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, और एक गैस B है, बताओ इसका T2 सेकंड में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा? पहले ये बता, कुछ कांस्टेंट है? वॉल्यूम भी वेरी, टाइम भी वेरी। इसको पकड़ेंगे और इसके साथ इक्वेशन बनाएंगे। बोलो हाँ या ना। सामने देखो, सामने देखो, सब लोग दिखा रहे हैं बस आपको। V1 अपॉन T1 इज समथिंग लाइक दिस, बोलो, और V2 अपॉन T2 इज समथिंग लाइक दिस। बोलो हाँ या ना। दोनों को क्या करते हैं? तो हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी? V1 बाई T1 इंटू T2 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं? खत्म। दिस इज एक्चुअली ग्राहम्स लॉ। कुछ नहीं है ग्राहम्स लॉ में, यही इक्वेशन होती है, और इन्हीं को पकड़कर हम अपनी इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर वेट के साथ बताया, वैसे ही तुम डेंसिटी के साथ भी बता सकते। अभी समझ में आया? पक्की बात। तो अब मैं कोई लिखवाता नहीं, ना लिखने दूंगा,
लिखने भी नहीं दूंगा। चलो फिर से हो जाए एक बार। चलो बताओ, सामने देखो, मुझे फार्मूला चाहिए सीधे, मुंह जबानी बताना। गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस बी का 4 गुना है। बताइए फार्मूला किसको किसको लेके बनाओगे? आर और मॉलिक्यूलर वेट। फार्मूला बोलो। R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन M। कोई प्रॉब्लम? सवाल नंबर 2, 1 घंटे में किसी गैस का V1 वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। बताइए एक ही घंटे में दूसरी गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा? अंकित बोलो। वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। V1 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन M। समझ में आ रहा है? फिर बताना 500 ml किसी गैस का T1 सेकेंड में डिफ्यूज होता है, तो बताइए 500 ml किसी दूसरी गैस का कितने सेकंड में डिफ्यूज होगा? T1 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट M1 अपॉन M। बोलो हाँ या ना? ग्रैहम्स लॉ में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। 2 कौड़ी का ग्रैहम्स लॉ। फिर समझना, बताना, एक गैस है, उसका V1 वॉल्यूम T1 सेकेंड में डिफ्यूज होता है, और दूसरी गैस है, उसका V2 वॉल्यूम T2 सेकेंड में डिफ्यूज होता है। बताइए संबंध क्या होगा? तो V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन। ना बना पाओ मुंह जवानी तो जैसे मैंने किया था वैसे कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? क्लियर? ये चाय बहुत ही खराब थी, बाहर से लेकर, उठाओ मत, रखे रहें तो बाद में चला जाएगा, नहीं गिरेगी। हम लोग को संभाल के रखे, ठीक है? जाओ अच्छी से लेके। ठीक है, ये क्लियर हो गया? पक्की बात। चलिए अब मैं ग्रैहम्स लॉ पर कुछ क्वेश्चंस करूंगा। जब मैं पूरा ग्रैहम्स लॉ और उस पर बेस क्वेश्चन करा दूंगा तो लास्ट में 2 स्पेशल केस भी कराऊंगा। ठीक है, चालू करें? चलो चालू करते हैं ग्रैहम्स लॉ। ये सब हटा देते हैं। अंकित कितना टाइम लगेगा? अच्छा, बस मेरा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, बेमन से पढ़ा रहे हैं। चाय आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। एनर्जी की बहुत जरूरत है इस जीवन में, हर काम में। एनर्जी नहीं तो कोई काम में कोई फायदा नहीं। क्या थके थके से लगो? आगे बढ़े। आजकल बड़ी अच्छी सीरीज आई है, बड़ी बढ़िया बढ़िया। अभी कोई केडी सर मुझे बता रहे थे बिच्छू का खेल, देखा क्या? केडी सर देखते रहते हैं, मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ। आश्रम, अच्छा बॉबी देओल वाली, हाँ सुना है, देखा? देखिए नहीं देखी हम तो। अरे भैया अभी रुक जाओ और लोगों को बताते पड़े। अभी 4-5 दिन पहले की बात, टीवी में दिखाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में नहीं, MP में, मध्य प्रदेश, अति हो गई, अति। सुनोगे तो हंसी आएगी, हम तो मतलब हंस के लोटपोट हो गए। वहां पर क्या, औरतें लोग जो थी, लेडीज, वो जमीन में औंधे मुंह लेटी थी, जमीन 100-150 ऐसे। और एक बाबा जी थे, उनके ऊपर से निकल रहे थे। ठीक, सुनो तो अंधविश्वास देखिए कि बाबा का पैर जिसके, हम नहीं थे, ये नीच काम है। अब थोड़ा हम जैसे भी है रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो क्या है, अंधविश्वास क्या था कि बाबा का पैर जिनके जिनके ऊपर रखा जाएगा वो लेडीज प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये कौन सी साली साइंस लग रही है? मैं था, मेरे घर में सब लोग बैठे हुए थे, भैया थे, इतनी हंसी आ रही थी कि कुछ कहो। आज के जमाने में, आज का जमाना 21वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी चल रही है, और इस प्रकार के अंधविश्वास अभी भी है। कितने बाबा पकड़े जा चुके हैं? एक बाबा फ्री है यार। अब सोचो, इतना अंधविश्वास है। आप लोग नई पीढ़ी हो, नए यंगस्टर्स हो, आप ही लोग इस देश को चेंज करोगे। खूब पढ़ाई लिखाई करिए और देश को जागरूक बनाइए। आप लोगों के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है ना। मेरा तो देखो, हम लोग का टाइम काफी निकल चुका है,
मेरी उम्र जो है 24 साल की हो चुकी है, टाइम निकल गया है। चलो हो गया, अब हंसी मजाक हो गई। आओ अब इसमें आओ, चलो भैया देखो, अब बोलो रे बेटा, अब बस हो गया। अभी परसों नरसों टीवी में आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। आई बेटा, अब हम लोग ग्रहण सलाह पर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक हमारे पास सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। आवाज नहीं, बस बार बार नहीं। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। हमने एक छोर से अमोनिया गैस को पास किया और दूसरे छोर से HCl गैस। देखिए बेटा, आपको मैं बताना चाहूंगा, अमोनिया HCl के साथ मिलकर NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन करती है, सफेद रंग का दिखाई पड़ने लगता है। जब ये दोनों मिलेंगे, जहां पर मिलेंगे वहां पर सफेद रंग दिखाई पड़ेगा। तो तुम्हारे मेडिकल में क्वेश्चन आया, ये सफेद रंग कहां पर बनेगा? ऑप्शन सुनिए, बीचम बीच में, अमोनिया के नजदीक में, या HCl के नजदीक में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए सामने देखिए, बोलिए और ये मत, चुपचाप बैठिए। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट है 14 और 3 17 और HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36 पॉइंट। अब खुद लगाओ दिमाग, एक तरफ से हल्का आदमी भाग रहा है और एक तरफ से भारी आदमी भाग रहा है। ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? हल्का। इसलिए जितने समय में अमोनिया ज्यादा दूरी तय करेगा उतने समय में HCl कम दूरी तय करेगा। तो व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन नियर HCl एंड होगा। बोलो कहां होगा? HCl एंड। बताओ सहमत हो कि नहीं? सहमत हो? अमोनिया तेज भागेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा, HCl धीमे भागेगा, कम दूरी तय करेगा। तो व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन नियर HCl एंड होगा। नियर HCl एंड। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बताओ पीछे गेट के बाहर जो बैठे बताओ, बालकनी वाले बोले नहीं। ठीक, चलो अब ये मेडिकल के क्वेश्चन को हम IIT के सवाल में बदल देते हैं। बदले, देखो यही क्वेश्चन IIT में पूछा गया। सुनना, मेडिकल वालों ने सिर्फ इतना पूछा कि व्हाइट फ्यूम किसके नजदीक बनेगी? आंसर HCl के नजदीक बने। IIT वालों ने क्या पूछा? उन्होंने एग्जैक्ट दूरी पूछ ली कि बताओ HCl एंड से कितनी दूरी पर व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन होगा। सामने देखिए, अब एग्जैक्ट आंसर बताने जा रहे हैं। सुनना, माना HCl एंड से x सेंटीमीटर पर व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन हुआ, तो अमोनिया एंड से कितना होगा? 100 माइनस x। अच्छा प्लीज सामने देखना सब लोग, अब लिखना मत। अब देखिए, एक बात बताओ, जितने समय में अमोनिया ने 100 माइनस x दूरी तय करी, उतने ही समय में HCl ने x दूरी तय करी। बोलो हाँ या ना? दोनों का समय तो बराबर। भाई मेरे, वो वहां से दौड़ना चालू किया, हम यहां से दौड़ना चालू किए। हम दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहा है, और टकरा गए। तो जितने समय में मैंने दूरी तय करी उतने ही समय में उसने दूरी तय करी। समय तो दोनों का क्या है? वो अलग बात है, अमोनिया हल्का होने के कारण उतने समय में ज्यादा दूरी तय करेगा और HCl भारी होने के कारण
उतने समय में कम दूरी तय करेगा। लेकिन समय तो दोनों का है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती हूं कि टाइम टेकन बाय अमोनिया इज सेम एज टाइम टेकन बाय HCl? बोलो हाँ या ना। और तुम्हें तो मालूम ही है, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना। तो टाइम ट्रेवल्ड, टाइम टेकन बाय अमोनिया कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अमोनिया, जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। बोलो हाँ या ना। टाइम टेकन बाय HCl इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl अपॉन वेलोसिटी ऑफ HCl। बोलो हाँ या ना। ठीक बेटा, क्रिस क्रॉस कर दे, जल्दी बताओ यार। तो RHCl अपॉन R अमोनिया बराबर X अपॉन 100 माइनस X। बोलो जल्दी से बता दो। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर। तो RHCl अपॉन R अमोनिया को तुम लिख सकते हो अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl बराबर X अपॉन 100 माइनस X। बोलो हाँ या ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया 17 और HCl 36.5 बराबर X अपॉन 100 माइनस X। सॉल्व करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर X की वैल्यू निकालिए। यहां से X की जो वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर। क्लियर? ओके। ये क्वेश्चन IIT में आया था। क्या सवाल में कोई दम थी बच्चों? बताओ। दोनों गैसों द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? बराबर। अब टाइम की जगह पे तुमने क्या लिख दिया? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्रिस क्रॉस कर ग्राहम्स का लॉ लगा दिया और X की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन IIT में आया। पहले हमने नीट का क्वेश्चन करा दिया कि व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन कहां पर होगा? नियर द HCl एंड। फिर मैंने IIT का क्वेश्चन आपको उसी में करा दिया। देखो अब की बार कैसी देखें, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। पहला सवाल ग्राहम्स लॉ के ऊपर, धीमे धीमे पढ़ेंगे। देखें मैं क्या है, ठीक है, आगे बढ़े। किसी बच्चे को यह संदेह तो नहीं हो रहा हमने टाइम बराबर कैसे कर दिया? बोलो। दो लोग दो किनारों से दौड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो दोनों टकरा गए, तो समय तो दोनों ने क्या लिया? सेम लिया ना। तो टाइम टेकन बाय अमोनिया इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय HCl। वो अलग बात है, हल्की गैस उतने समय में ज्यादा दूरी तय करेगी और भारी गैस उतने समय में कम दूरी तय करेगी। इस इट क्लियर? दूरी में डिफरेंस होगा, टाइम में डिफरेंस नहीं। अगला सवाल पेश करें तो हुजूर मुलाहिजा फरमाइएगा। ठीक, आइए। कोई डाउट है बताइए। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भाई यहां पर हमने गैस के वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। वॉल्यूम का क्या यूज है? वॉल्यूम एरिया इंटू सोचते हैं उसके बारे में अभी, तो लंबा पड़ जाएगा तरीका बेटा है। तो देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं उसको। ठीक है, इसको हटा दें, जरा और देखो, सोचिए बेटा उसके बारे में।
आइए जरा एक दूसरे क्वेश्चन को देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है, हमारे पास एक बैलून है छोटा सा, जिसमें हीलियम गैस भरी है। आवाज ना करो, सवाल देखो। एक बैलून है छोटा सा जिसमें हीलियम गैस भरी है, और हमारे पास एक टैंक है बड़ा सा। हमारे पास एक टैंक है बड़ा सा जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी है। बेटा कौन सी गैस? हाइड्रोजन। समझ आओ, टैंक में टोटी लगी होती है, टोटी लगी थी। हमने क्या किया, इस गुब्बारे के जो रस्सी से जो मोहरा बना होता है खोलकर टोटी में लगा दिया। अब टोटी बनाए और उसको लगाए, इतने बड़े आर्टिस्ट तो हम है नहीं, तो हमने चुपचाप क्या किया, ऐसे समझाया, इस गुब्बारे को हमने इस टैंक से जोड़ दिया। हम इतना ही बना सकते हैं बस, वो टोटी और जोड़ के दिखाना हम ना बता पाएंगे। सुनना, सवाल है, जैसे ही हम टोटी को खोलेंगे बताइए क्या होगा। ऑप्शन सुनो, लिखो मत। बैलून फूलेगा, बैलून पिचकेगा, बैलून उतने ही साइज का रहेगा। नन ऑफ दीज। बोलो। जैसे ही टोटी को खोलेंगे बैलून फूलेगा, बैलून पिचकेगा, बैलून पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नन ऑफ दीज। बोलो बोलो। पक्का? कैसे? हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन का 2, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। निकलेगी गैस कम, आएगी गैस ज्यादा, तो बैलून फूलेगा। एम राइट? फिर देख लीजिए, जब स्टॉप कॉक को खोलोगे तो हीलियम जाएगी कम, हाइड्रोजन आएगी ज्यादा। जब हाइड्रोजन आएगी ज्यादा तो इसके अंदर मोल्स ऑफ गैस बढ़ने लगेंगे। मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा तो बैलून का साइज भी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 2। ओके, तो हम लिखेंगे साइज ऑफ बैलून increases because amount of gas in balloon increases। बैलून में गैस का अमाउंट बढ़ने लगेगा, इसलिए बैलून का साइज भी बढ़ने लगेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ग्रैहम्स लॉ समझ में आया है। अगला सवाल करोगे? अगला सवाल मैं ग्रैहम और डाल्टन दोनों को मिलाकर दे रहा हूं, सोच के बताइएगा। सवाल पेश करें? आइए, एक अगला सवाल हम पेश कर रहे हैं डाल्टन और ग्रैहम्स को मिलाकर। हटाएं इसको, देखिए अगला क्वेश्चन। सवाल सुन लीजिए। अभी मैं आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ग्रैहम्स लॉ पर फीलिंग डेवलप कर रहा हूं। हल्का तेज भागेगा, भारी धीमे धीमे भागेगा। ठीक, आइए इसी पर सवाल देते हैं। एक बर्तन है, प्लीज सवाल को फील करिए सब लोग, सवाल फील करिए। एक बर्तन है जिसमें 3 गैसें भरी हैं, SO2 गैस, O2 गैस और मीथेन गैस। और सबसे अच्छी बात क्या है, तीनों गैसों के मोल्स बराबर है, 5 मोल 5 मोल 5 मोल। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। अगर मोल बराबर है तो तीनों के मोल फ्रैक्शन भी, तो तीनों के पार्शियल प्रेशर भी,
मतलब तीनों के पार्शियल प्रेशर बराबर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात। अब सुनना, एग्जामिनर ने सवाल बनाया कि क्या हुआ, हमने इस कंटेनर में एक छोटा सा छेद कर दिया, एक छोटा सा छेद कर दिया, सुन रहे ना, ये छेद हमने 10 सेकंड के लिए किया, कुछ समय के लिए किया, और फिर हमने इस छेद को बंद कर दिया। क्या कर दिया? सवाल समझना, हमने इस कंटेनर में कुछ सेकंड के लिए एक छेद किया और फिर मैंने उस छेद को बंद कर दिया। तो बताइए, छेद बंद करने के बाद गैस के पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? क्या अभी भी वही रहेगा? बताओ। सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर अब किसका होगा? सोच लो, सोच लो। SO2 या CH4? पक्का? कौन एक्सप्लेन करेगा? चुपचाप। यस, बिल्कुल सही बता दिया ना भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप देखिए, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 64, O2 का 32, CH4 का। जब तुमने कुछ समय के लिए छेद किया और छेद को बंद कर दिया, जो भारी है वो थोड़ा निकलेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, माना 1 मोल से समझाने के लिए, जो हल्का है थोड़ा ज्यादा निकलेगा, माना 2 मोल। जो सबसे हल्का है वो सबसे ज्यादा निकलेगा, माना 3। तो इसका मतलब ये हुआ, जब थोड़ी देर के लिए छेद करके तुमने उसको बंद कर दिया तो SO2 कम निकला, बचा ज्यादा, O2 ज्यादा निकल गया, बचा कम, CH4 बहुत ज्यादा निकल गया, बचा बहुत कम। तो छेद बंद करने के बाद बर्तन में सबसे ज्यादा कौन होगा? SO2। जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी सबसे। मतलब छेद करने के बाद तुमने जब छेद बंद किया तब पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर होगा SO2 का सबसे ज्यादा, O2 का उससे कम और CH4 का सबसे कम। पहले बताओ, सवाल समझ में आया? बोलो, बैठो। फिर से बच्चे मेरे बोलेंगे, रुक जाओ, रुक जाओ। पहले सबके मोल क्या थे? बराबर। तो सबका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? बराबर। अब हमने कुछ समय के लिए एक छेद किया और छेद को बंद कर दिया, तो कुछ समय के लिए जो छेद किया है उतने समय में SO2 थोड़ी निकलेगी, O2 ज्यादा निकलेगी, CH4 बहुत ज्यादा निकलेगी। मतलब बर्तन में SO2 सबसे ज्यादा बचेगी तो SO2 का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। CH4 सबसे कम बचेगी तो CH4 का पार्शियल प्रेशर सबसे कम होगा। बताओ हाँ या ना? ओके, बताओ बेटा, क्लियर हो रहा बेटा? अच्छा, तो ये ऑर्डर आया है जब कुछ देर के लिए होल किया गया, फिर उसे बंद कर दिया गया। ओके, कुछ देर के लिए होल किया गया और फिर उसे बंद कर दिया गया, तो पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। शशिकांत, चाबी पास कर दो, उस बच्ची को दे दो, पीछे दे दो। सवाल वाला क्लियर हो गया? बोलो सब लोग क्लियर।
अब मैं कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। ग्रैहम्स लॉ की फीलिंग डेवलप हो गई है, मुझे ये विश्वास है। ठीक है, अब मैं सवाल आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम पेश कर रहे हैं हुजूर। देखिए सब लोग, हटा दें इसको, लिखो बेटा। ये सवाल हमने ऐसी देहाती भाषा में समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, लैंग्वेज नहीं लिखी है, समझ में आ गया ना। कुछ देर के लिए एक होल किया, फिर उस होल को बंद कर दिया, तो अब बताइए पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, चल आगे बढ़े। हटा दे इसको, बताओ तुम बताओ बेटा, लिख लिया, हटा दे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ग्रैहम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी वैरायटी के सवाल कराते हैं। आप देखिए, कैलकुलेट द तुम लोग एक काम किया करो, तुम लोग 5-10 मिनट जल्दी आ जाया करो। 8:35 पे तुम लोग आते हो, 8:25 तक आ जाया करो, है ना। नहीं, एग्जिट 8:30 पर बढ़िया क्लास चालू हो जाए, है ना। तो टाइम पर आया करो, 8:25 8:20 तक पूरी क्लास सेटल हो जाए, हम 8:30 पर प्रवेश कर जाए, है ना। टाइम पे आया करो। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ gas X which diffuses four times faster than gas Y, which in turn diffuses 2 times faster than gas Z, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में गिवन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस Z इज 128। ठीक है, तुम लोग प्रयास करोगे कि मैं करूं? करोगे क्या? तो हम 30 सेकंड देंगे, बस करो। सबसे पहले सवाल को क्या करना, सिंबोलाइज करो। सवाल को सबसे पहले सिंबोलाइज करोगे, ठीक है। आराम से 2 700 नंबर लाने बेटा, है ना। 700 नंबर की पढ़ाई करनी है। 2 मत बोला करो भाई, 2 बोलो, 2। आई एम गेट लिटिल कंफ्यूज। हाँ भाई हर्ष बताओ। बताइए बेटा कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। चेक करें, आइए चेक करते हैं। इधर देखो बेटा, पहले सवाल को सिंबलाइज कर लेते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एक्स। ठीक,
which diffuser 4 times faster than gas y, rate of diffusion of x is 4 times to rate of diffusion of y। सहमत हो कि नहीं हो? सुनते रहना, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। which diffuses 4 times faster than gas y, which in turn, कोई बच्चा बताएगा इस सेंटेंस का मतलब क्या? विच इन टर्न मतलब वाई की चर्चा चल रही है, विच इन टर्न डिफ्यूजेस 2 टाइम्स फास्टर देन गैस जेड, मतलब आर वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टू आर जेड। फिर देखो क्या हम देखो, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एक्स which diffuses 4 times faster than gas y, which in turn diffuses 2 times faster than gas z। लैंग्वेज क्लियर हो गई? ओके। और क्या दिया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेड कितना दिया गया? मेरे भाई सवाल में कोई दम नहीं, तनिक देख लो। जेड का मॉलिक्यूलर वेट दिया और एक्स का मॉलिक्यूलर वेट पूछा, तो सबसे पहला काम यह होगा रेट ऑफ एक्स और रेट ऑफ जेड में रिलेशन बनाया जाए। देखिए सामने देखिए, आर वाई की ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूं, बोलो, तो आर एक्स बराबर आ जाएगा 8 आर जेड। सहमत हो कि नहीं हो? तो सबसे पहले मैंने ये रिलेशन प्रूफ किया, तो आर एक्स अपॉन आर जेड बराबर 8s2। ठीक है, मैंने इस आर वाई की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आर एक्स बराबर 8 आर जेड। क्या मेरे बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि हम एक्स और जेड के रेट में संबंध क्यों निकाल रहे हैं? जेड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है और एक्स का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, ये तभी निकाल पाओगे जब इनके रेट में संबंध मालूम होगा। तो आर एक्स बराबर 8 आर जेड, तो आर एक्स अपॉन आर जेड बराबर 8s1, जिसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना? चलो दो तरफ का स्क्वायर कर दो, तो 64 अपॉन 1। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेड आपको दिया है 128 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स आपसे पूछा है 64 दूनी 128। दिस इज योर। कितने लोगों का आ गया था? कम लोगों का आया, कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बार में आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, घर पर जाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे बस। ठीक है, नोट कर। अगला सवाल फिर तुम लोग करोगे। बेटा लाइबा कोई प्रॉब्लम? क्या तुम्हें बेटा ये समझ में आया लाइबा कि हमने एक्स और जेड के रेट में संबंध क्यों निकाला? क्यों? क्योंकि जेड का मॉलिक्यूलर वेट दिया और एक्स का पूछा, तो ये तभी निकाल पाएंगे जब इनके रेट में संबंध मालूम हो। एक बार रेट में संबंध आ गया तो आर एक्स अपॉन आर जेड बराबर 8s1 बराबर अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। एक्स का मॉलिक्यूलर वेट नीचे आएगा, जेड का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व करिए, एक्स का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, अब बताओ कोई प्रॉब्लम? नहीं। अगला सवाल हम दे रहे हैं, करने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए। श्वेता सलील खड़ी हो जाए, तुम गंदे तरीके से देख रही हो, क्या प्रॉब्लम है? खड़ी हुई है,
ये वैल्यू यहां पर क्यों सब्स्टिट्यूट करी? कस के बोले, आवाज नहीं निकल रही मुझसे। ये वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट करी? एक्स और जेड के मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन आप मेरा आवाज करने की तो कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाल तो होनी नहीं चाहिए। 4 बार बोलती है मैंने तो बताइए जरा। रेट ऑफ डिफ्यूजन में जब रिलेशन मालूम होगा तभी तो मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन आएगा। तो ये R1/R2 बराबर √m2/m। तुम्हें जेड का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया, एक्स का मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया, तो ये तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें एक्स की रेट और वाई की रेट में रिलेशन मालूम हो। तभी तो फार्मूला लगाओगे RX/RY बराबर √my/mx। अब RX और RY में रिलेशन कैसे निकालें? हमने RY की जगह उसकी वैल्यू 2RZ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो RX बराबर आ गया 8RZ। Z को नीचे ले जाइए, RX/RZ बराबर 8:1। इसके जगह पर मैंने लिख दिया √mz/mx। दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, आराम से जाइए घर पे, दोबारा समझिए, बैठिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखेंगे। अगला सवाल तुम लोग करोगे, हम करें? तुम लोग करोगे, करिए, लिखिए। सवाल लिखिए बेटा। एट 27 डिग्री सेल्सियस 500 ml of helium diffuses in 30 minutes. Full stop. What is the time ब्रैकेट में in hour? What is the time in hour taken for 100 ml of SO2 to diffuse under same temperature and pressure? करिए, खुद सोचिए और खुद करिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको 1 मिनट दे रहे हैं। खुद करिए फटाक से। हाँ डॉक्टर साहब क्लास में है। नहीं छूटी नहीं, मैंने कोई बात तो नहीं है, बताओ। हाँ अभी तो मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद मिलते हैं। और शाम को आज मिलो यार, राधे यार। ठीक है, शाम को मिलो यार, जरूरत है मिलना, जरूरी है मिलना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ भाई, एक दीदी ने बताया 0.4, दीदी बहुत अच्छी है, तबीयत ठीक है।
तबीयत ठीक रखिए। मैं बार बार अपने बच्चों से बोलना चाहूंगा, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 4। एच पर ध्यान दीजिए वरना परेशान हो जाएंगे। परेशान मत हो बेटा, आराम से करो, टेंशन मत लो, हो जाता है, कोई बात नहीं। आप इस सवाल को ट्राई करिए, है ना, टेंशन मत लो। जरूर नहीं कोई चीज हमें एक बार में आ जाए और नहीं आई तो हम बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं है। आराम से करिए, सुकून से करिए, चीजों को पहले सिंबलाइज करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। टेंशन मत लो बेटा। अभी हम जितना है हो गया 0.4 आ रहा है, टेंशन नहीं लेंगे। लल्ला पुच्चा वाले सवाल हम क्लास में कराते ही नहीं है, अच्छे सवाल कराते हैं, इनको करिए। 0.4 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। सवाल सिंबलाइज करें, खड़ी हो जाओ, सवाल पढ़ती जाओ, हम लिखते जा रहे। पढ़ो। 27 डिग्री सेल्सियस कॉमन हो गया, हटाओ। चलिए, इन्होंने बोला V हीलियम इज इक्वल टू 500, बोलती जाओ बेटा। T हीलियम इज इक्वल टू 1 या 2 बोलने से अच्छा है तुम गैसों के नाम डाल दो। आगे बढ़िए। आवर में चेंज क्यों करना है? क्योंकि टाइम भी आपसे आवर में पूछा जा रहा है, आपसे टाइम डिफ्यूज फॉर SO2 इन आवर पूछा गया है, तो हम लोग जब इसको फार्मूले में रखेंगे तो आवर में बदल के रखेंगे। बोलो हाँ या ना? और अगर आवर में नहीं बदलोगे तो टाइम तुम्हारा मिनट में आएगा। बाद में बदल देना आवर में, कोई प्रॉब्लम है क्या? चाहे पहले बदल दो चाहे बाद में बदल दो, ठीक। और आपको कितने ml SO2 को डिफ्यूज कराना है? क्या मेरे बच्चे ये समझ पा रहे हैं? साला वॉल्यूम भी चेंज और टाइम भी चेंज, दोनों चीजें क्या हो रही हैं? चेंज। V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन M1। हाँ या ना? वेरी गुड। अपन लिखेंगे V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन M। बोलो बच्चों हाँ या ना? क्या वैल्यू रख दें? वेरी गुड, वैल्यू रख देते हैं, ठीक है बेटा। बेटा यहां पे रख रहा हूं मैं वैल्यू, चलो बोलो। V हीलियम बोलो मैं 500। अब टाइम को चाहे आवर में रख दो तो आंसर सीधे आवर में आ जाएगा। बोलो बेटा, आवर में कितना रखोगे? 1/2। बोला तो 1/2, कोई प्रॉब्लम? इनटू T2 निकालना है अपॉन V2 बोलो 100 बराबर अंडर रूट 64 अपॉन 4। बोला करो बेटा। तो 100 से ये आ गया 5 और 4 से ये क्या आया? 16। 16 का अंडर रूट बोलो 4, तो 10 गुणे T ऑफ SO2 बराबर 4, तो T ऑफ SO2 बराबर 0.4 आवर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आराम से करें। कितने लोग का आ पाया था? चलिए, एक इस बार काफी लोग का आगे आएगा, धीरे धीरे आएगा बेटा। कोई चीज कठिन अगर है, मान लो, वैसे है नहीं लेकिन मान लो है, तो उसको सरल करने का तरीका क्या है? छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं उस पर और पिल जाओ। जैसे ही उस पर और पिलोगे वो कठिन चीज क्या हो जाएगी? सरल। अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो वो जीवन में कभी तुम्हें नहीं आएगी। ठीक है, खिला के यूजेस लिख लीजिए। पहला, मार्स गैस डिटेक्टर।
मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को। कोयलों की खानों से निकल पड़ती है मार्स गैस। तो मार्स गैस डिटेक्टर में हम ग्रैहम्स लॉ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ gaseous mixture. The phenomena is called, बोलो, atomolysis. The phenomena is called atomolysis. Very simple. देखो तो एक बर्तन है, उसमें 3 गैसें भरी। अबे जो भारी होगी वो धीमे धीमे रिसेगी, जो हल्की होगी वो तेजी से रिसेगी। तो ग्रैहम्स लॉ की हेल्प से हम गैसियस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेशन ऑफ गैसियस मिक्सचर इज कॉल्ड एटमोलिसिस। बोलो क्या कहते हैं? बोला करो जोर से। अबे तो एक बात बताओ, एल्टीट्यूड सिकनेस इज द एप्लीकेशन ऑफ हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। टेम्परेचर बढ़ने पर सिलेंडर का फटना, स्टीम डिस्टिलेशन और एटमोलिसिस, ग्रैहम्स लॉ, एटमोलिसिस, मार्स गैस डिटेक्टर। हर लॉ पर मैंने एक यूज आपको बताया। इसी का एक यूज ये भी लिख लेते हैं, heavier isotope of uranium can be separated. सेम फिनोमिना है, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो धीमे धीमे रिसेगा, और जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो तेजी से रिसेगा। तो इनको भी क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। तो मार्स गैस डिटेक्टर, सेपरेशन ऑफ गैसियस मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ये सारी चीजें किस पर बेस्ड है? ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर बेस्ड। ओके, इस प्रकार से ग्रैहम्स लॉ क्या होता है? खत्म। ठीक।